आपको बीएचयू के मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के टॉपिक से चैप्टर से डर लगता है? ना भाई ना, बहुत ही आसान टॉपिक है। वो भी क्यों ना, क्योंकि आपके साथ है SCI। हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम और मैं लेके आया हूं बीएचयू के 2018 के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, जिससे आपका लेवल और आपके एग्जाम में मार्क्स यहाँ से यहाँ हो जाएं। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। तो बीएचयू का प्रीवियस ईयर का पहला क्वेश्चन ये आपके रहा सामने। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट? निम्नलिखित भिन्न में से कौन सा सबसे बड़ा है? राइट। और आपको 4 फ्रैक्शन दिए हुए हैं। पहला फ्रैक्शन है 10/11, दूसरा फ्रैक्शन है 91/100, तीसरा फ्रैक्शन है 73/80 और चौथा फ्रैक्शन आपको दिया है 83/90। और आपसे पूछा है कौन सा फ्रैक्शन इसमें बड़ा है, लार्जेस्ट है, राइट? कौन सा भिन्न इसमें बड़ा है? तो बहुत ही आसान तरीके से डिवाइड का मेथड यूज करके आप इसको कर सकते हो, राइट? क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए डिवाइड मेथड ही बेस्ट रहता है। तो कैसे होगा? बहुत ही सिंपल तरीके से आप अंदर रखो 10 और बाहर रखो 11। आपको इसमें डिवाइड देना है। तो वही डिवाइड करना तो अपन स्कूल में सीखते हैं, वही डिवाइड करना है, राइट? अब 10 तो कटेगा नहीं 11 से, क्या करेंगे? तो हम लगा देंगे पॉइंट, और यहाँ पॉइंट लगाने से बेटा यहाँ पे अंदर क्या आता है? एक 0, ठीक है? अब कटेगा, बिल्कुल काटते हैं। 11 9 जा 99, कितना बचा? 1 बचा। अब क्या करें? अब एक 0 और लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट लेकिन फिर भी ये इससे कट नहीं रहा। तो क्या करेंगे? हमें एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अब अगर आप कभी 2 0 बढ़ाओगे, मतलब एक 0 बढ़ाया कोई दिक्कत नहीं है, एक 0 और बढ़ाया तो आपको एक 0 यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा। या आप कह सकते हो यहाँ 2 0 बढ़ाने पे आपको यहाँ एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब इसको फिर से काटिए। 11 9 जा 99, तो कितना बचा आपका? 1 बचा। अब ये ऐसे चलता जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि 3 डेसिमल तक सफिशिएंट है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है 91/100। तो 91 को रखा अंदर, 100 को रखा बाहर, इसको डिवाइड देते हैं। क्या ये जाएगा? नहीं जाएगा। तो आप पॉइंट लगाओगे और बढ़ा दोगे 0। अब बिल्कुल जाएगा। 100 9 जा 900, कितना बचा? 10। हाँ, अब आप यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आपको 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब कटेगा, बिल्कुल 100 1 जा 100, ये पूरा कट चुका है, राइट? आगे बढ़ते हैं। एक और देखिए, अगला है 73 को डिवाइड करते हैं किससे? 80 से। कटेगा ये? नहीं कटेगा। मीन्स आपको क्या करना होगा? पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा। अब 8 का टेबल पढ़िए। 8 9 जा 72, मतलब 89 जा 720, करेक्ट है? कितना बचेगा? 10 बचेगा। आप क्या कीजिए? यहाँ 0 लगाइए। अब कटेगा, बिल्कुल 81 जा 80, कितना बचेगा? 20 बचेगा। आप क्या कीजिए? 0 लगाइए। एक 0 लगाने पर कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब ये कटेगा, बिल्कुल 82 जा 160, कितना बचेगा? ये आपका बचेगा 40। वैसे इतना काफ़ी है, 3 डेसिमल तक सफिशिएंट है। फिर भी एक 0 लगाइए और 80 पंजे होता है 400, ये पूरा कट गया। ये आपको जरूरत नहीं थी, 3 डेसिमल तक हमारा काम हो जाता। आगे देखते हैं। अगला है 73/80। 73 को डिवाइड करेंगे किससे? 80 से। ये जाएगा? नहीं जाएगा। पॉइंट लगा के बेटा 0 लगा देना यहाँ पे, ठीक है? अब कितनी बार जाएगा ये जाएगा आपका 9 बार, ठीक है? सेम कर दिया कि मैंने। अच्छा, ये हो चुका है अपना। लास्ट रह गया है 83 वाला, ये नहीं करना। तो कौन सा करना है? ये वाला। 83 अंदर आएगा और 90 आएगा बाहर। फिर से करते हैं इसको। 9 9 जा 81, मतलब ये कितनी बार जाएगा? यहाँ 0 लगेगा और यहाँ पॉइंट लगेगा, राइट? तो 9 9 जा 81, मतलब 90 810, कितना बचेगा बेटा? 20। फिर एक 0 और लगा दिया। अब कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18, मतलब 180। फिर कितना बचेगा? 20। अगर ऐसा 20 बचता जाएगा तो क्या आएगा?
सेम 9.22, क्योंकि पहले 20 बचा तो 2 आया और फिर से 20 बचा तो 2 आएगा। अब आप देख लीजिए 3 डेसिमल से सबसे बड़ा कौन है? 909 बड़ा है, 0.91, अगर कुछ नहीं है तो पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हो। 910 बड़ा है, 9125 बड़ा है या 922 बड़ा है? अगर आप सेकंड प्लेस देखेंगे तो सेकंड फर्स्ट प्लेस सेम है, राइट? सेकंड प्लेस देखिए 0112, तो जिसकी सेकंड प्लेस बड़ी है, सेकंड प्लेस को कंपेयर करके अपना सेकंड प्लेस चेक किया, जिसकी सेकंड प्लेस बड़ी है वो बड़ा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्लेस के क्या है? सेम। तो सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा है ये वैल्यू, मतलब 83/90। नोट कीजिए इसको। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है 7% ऑफ 3 आवर एंड 20 मिनट इज इक्वल टू, मतलब 3 घंटे और 20 मिनट का 7% होता है। तो सिंपल है, आपसे पूछा है 3 घंटे और 20 मिनट, 3 घंटे और 20 मिनट का क्या पूछा है? 3 घंटे 20 मिनट का 7% आपसे पूछा है, ये कितना होगा? और जो आपके ऑप्शन है वो मिनट और सेकंड में दिए हैं। अगर ऑप्शन मिनट सेकंड में दिए हैं तो यहाँ पे घंटे का कोई काम ही नहीं है, आवर का काम ही नहीं है, तो पहले घंटे को चेंज करो मिनट में, राइट? तो आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो बेटा 3 घंटे में कितने होंगे? 6 × 18 180 मिनट, 180 मिनट और 20 मिनट कितने मिनट हो गए? 200 मिनट। कितने मिनट हो गए? 200 मिनट हो गए। तो 200 मिनट का निकाल लो 7%। बेटा देखो ये साइन दिख रहा है आपको परसेंट, इसका मतलब होता है 1/100। कितना होता है? 1/100। तो आप क्या करोगे, यहां परसेंट लिखा है उसकी जगह क्या लिख दो? 1/100 लिख दो। 00 से कट गए 00, तो बेटा क्या आ गया? 7 दूनी 14। क्या आ गया? 7 दूनी 14 मिनट। ठीक है, नोट करो इसको, टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके रहा सामने। क्वेश्चन में लिखा है एक टैंक कैन बी फिल्ड इन बाय 1 पाइप इन 4 मिनट एंड बाय अनदर पाइप इन 12 मिनट, मतलब एक टंकी एक पाइप से भरने में 4 मिनट लेती है और दूसरे पाइप से भरने में 12 मिनट लेती है। इफ बोथ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, राइट? तो मैं अपने तरीके से इसको करा देता हूँ, जो कि एक शॉर्ट तरीका है, और आशा करता हूँ कि आपको भी ये पता होगा। अगर नहीं पता तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये क्वेश्चन की वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से देखते हैं इसको करने का तरीका। एक पाइप है वो भरता है 4 मिनट में, राइट? एक दूसरा पाइप है वो उसे भरता है 12 मिनट में, ये टाइम दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 4 का और 12 का एलसीएम लेते हैं, तो 12 और 4 का एलसीएम तो 12 आता है। ठीक है, ये एलसीएम लिया है, और जो एलसीएम वो है ना, इस एलसीएम को हम क्या कहते हैं? टोटल वर्क कहते हैं, लेकिन टंकी वाले क्वेश्चन में कहते हैं टंकी की क्षमता। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे टंकी की क्षमता, या फिर कह सकते हैं क्या, कैपेसिटी ऑफ टैंक, राइट? और आपके लिए कह सकते हैं कि टंकी कितने लीटर की है? आप कहते हो 12 लीटर की है, सिंपल है। अब अगर 4 मिनट में 12 भरेगी तो 1 मिनट में कितनी भरेगी? 1 मिनट में भरेगी 3 लीटर। ऐसे समझो, लीटर लगा नहीं है, समझाने के लिए लगा रहा हूं। अगर 12 मिनट में 12 टंकी भरेगी, 12 लीटर पानी आता है, अगर 12 मिनट में 12 लीटर पानी आता है तो 1 मिनट में कितना पानी आएगा? 1 लीटर आएगा। तो एक क्षमता हो गई। ये पहले पाइप की क्षमता है, ये दूसरे पाइप की क्षमता है। अब इसी टंकी को, इस 12 टंकी को दोनों पाइप एक साथ भरें तो दोनों की क्षमता आती है। इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, समय कितना लगेगा, समय का मतलब टाइम कितना लगेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक मतलब टंकी की क्षमता अपॉन टोटल इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी मतलब दोनों की टोटल जो कार्य क्षमता है वो, ये 3 क्या है? यही तो इफिशियंसी है, इसी को बोलते हैं क्षमता।
ये एक क्या है, ये भी क्या है, कैपेसिटी मतलब क्षमता, इफिशियंसी मतलब क्या, क्षमता किसकी, दूसरे पाइप की। तो भाई कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक की क्षमता कितनी है 12, राइट। अब इस टैंक में पानी कौन भर रहा है, दोनों नल। अगर मैं दोनों नल खोल दूं तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी उसकी, 3 की और 1 की, कितना पानी जाएगा, 4 जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, मतलब आंसर क्या आएगा, 3 मिनट आएगा। इसका मतलब अगर मैं दोनों पाइप खोल दूंगा तो टंकी 3 मिनट में भर जाएगी। नोट कीजिए इसको। ओके, तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है ए हॉल इज 15 मीटर लॉन्ग, एक बड़ा सा हॉल 15 मीटर लंबा है, 12 मीटर ब्रॉड, 12 मीटर चौड़ा है। इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर एंड द सीलिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स देन द वॉल्यूम ऑफ द हॉल। मैं आपको इसको समझाया था सिंपल तरीके से। देखो क्या फंडा है, इसने ये बोला है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई दी है बड़े हॉल की, और उसने कहा है कि कमरे की फ्लोर मतलब फर्श और उसकी सीलिंग मतलब जमीन और छत दोनों का एरिया जोड़कर बराबर है किसके, कमरे की चारों दीवारों के। समझे बात को कि नहीं, दिखाता हूं मैं। उसने क्या दिया है, एक कमरे की लंबाई दी है, कमरे की लंबाई लेंथ दी है, कितनी दी है 15 मीटर। कमरे की चौड़ाई दी है, ब्रेथ दी है, कितनी दी है, ये दिया आपको 12 मीटर, राइट। और आपसे कहा है, क्या कहा है, कमरे की छत सीलिंग और फ्लोर जमीन का एरिया मतलब फ्लोर, हिंदी में लिख देते हैं इसको, ठीक है ना, समझ जाओगे। छत प्लस फर्श दोनों का एरिया बराबर है किसके, कमरे पे कितनी दीवार होती है चारों तरफ, 4 दीवार, कमरे की चारों दीवार के, कमरे की चारों दीवार के, 4 वॉल के, दीवार को कहते हैं वॉल, राइट। अब समझो बात को, हम क्या करते हैं, जमीन खरीदते हैं कभी, तो जमीन खरीदते तो किसका एरिया नापते हैं, जमीन का नापते हैं, हाँ कि नहीं। और हमेशा जमीन कैसे नापते हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो एक चीज समझ में आ गई, फर्श का एरिया क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। फर्श का एरिया क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, राइट, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब मुझे बताओ ये सीलिंग क्या होती है, ऊपर क्या होता है सीलिंग, ये इसे क्या बोलते हैं, एक मिनट, छत। हाँ, जो छत है ये तो फर्श का हो गया L इंटू बी। जो आपकी छत है उसका एरिया कितना होगा, भाई सिंपल सा फंडा है, जो जमीन है जितना एरिया जमीन का होगा, जितना एरिया आपका मकान के प्लॉट का होगा उतनी आपका छत का होगा, है कि नहीं। दोनों कैसे हैं, बराबर, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही तो है, दोनों के बराबर है। तो इसका एरिया भी क्या होगा, L इंटू बी होगा, राइट, सेम एरिया होगा। दूसरी चीज, कमरे की 4 दीवार। अब कमरे की 4 दीवार का एक तो फॉर्मूला होता है, बाकी इसको समझा भी सकता हूं। अगर यहां समझाऊंगा तो बहुत दिक्कत होगी, तो वीडियो और देखनी है, सब्सक्राइब करो, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अभी मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ फॉर्मूला। तो कमरे की चारों दीवार का एरिया का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2HL प्लस बी, राइट। ये आपको याद करना पड़ेगा। चलिए रखते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई 2 बार लिखा है, मतलब 2L इंटू बी। कभी कभी मैं स्मॉल लिख देता हूँ, कभी कभी मैं लार्ज लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, छोटा बड़ा एक ही बात है, बराबर 2HL प्लस बी। इसके मान रख दो यहाँ पे, तो 2 से कट गया पहले 2L इंटू बी। L कितना है 15 और B कितना है 12, H पता नहीं है, राइट। L प्लस बी 15 12 कितने होते हैं, 27 होते हैं, ठीक है। तो इसे काटिए और 5 से कट जाएगा, 3 3 पंजे 15, 3 9 27, 3 चौक 12, 3 तिरका 9, तो 5 चौक 20 और 3 नीचे आ जाएगा। ये क्या आ गई, ये आपके पास आ गई कमरे की ऊंचाई। अब उसने पूछा क्या आपसे, उसने पूछा है कमरे का वॉल्यूम, कमरे का आयतन। आयतन क्या होता है कि एक कमरे में कितना बड़ा है, कितना एरिया उसका वो है, वॉल्यूम कितना है। ऐसे बाल्टी में भरते हैं पानी, एक बाल्टी में कितना पानी आ जाता है, उस पानी को कहते हैं वॉल्यूम। ऐसे एक कमरे में कितनी जगह है, उस जगह को कहते हैं अपन क्या, वॉल्यूम, आयतन। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई आपको दी रखी है 15,
चौड़ाई दी रखी है 12 और हाइट हमने निकाल ली, कितनी निकाली 20/3, 20/3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 12 पंजे 60 और 60 इंटू 20 तुम्हारा कितना होगा 1200। तो कमरे का आयतन कितना है 1200 और आयतन के साथ क्या लगता है मीटर क्यूब, राइट। ये रहा आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन, इसको नोट कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल व्हिच कैन बी इंस्क्रिप्ट इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर एच। मतलब एक आर त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंदर स्थित सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। मेरी बात को समझो, एक आर त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंदर देखो, एक तुम्हारा क्या अर्धवृत्त, अर्धवृत्त क्या होता है सेमी सर्कल, एक होता है पूरा सर्कल। अगर पूरे सर्कल को आधा कर दिया बन गया सेमी सर्कल, मतलब एक पूरा वृत्त और वृत्त को आधा किया तो अर्धवृत्त। ये रहा जिसकी त्रिज्या मतलब सेंटर से, ये सेंटर मान लिया, सेंटर से कहीं की भी दूरी क्या कहलाती है त्रिज्या, मतलब आर। जो कितनी दी हुई है हमें, जो हमें दी हुई है आर ही दी हुई है, इसकी रेडियस क्या दी है आर, और इसके अंदर आपको बड़े से बड़ा ट्रायंगल बनाना है। तो वो बड़े से बड़ा ट्रायंगल आप कैसे बना पाओगे, तो जस्ट ठीक इस बिंदु के जो सेंटर है ना, सेंटर के ऊपर एक बिंदु बनाओ और इसके कोने को जोड़ दो। तो ट्रायंगल के अंदर अर्धवृत्त के अंदर सबसे बड़ा ट्रायंगल ऐसे ही बनेगा। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, राइट। अब मैं इस ट्रायंगल को समझो बात को, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी आर होगी, ये आर और ये भी आर। तो इसका मतलब कह सकते हैं ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा हो गया आपका 2r, ठीक है। अब याद रखना सेंटर से सर्कल के किनारे पे दूरी कहलाती है त्रिज्या, जो कितनी दी है r। तो ये भी सेंटर है और ये भी किनारा, इसका मतलब ये दूरी कितनी होगी r ही होगी। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, भाई ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। तो ट्रायंगल का एरिया समझो क्या होता है, ये नीचे का है इसका बेस क्या है, ये है इसका बेस, और ये इसकी है हाइट, ये क्या है इसकी हाइट। तो ट्रायंगल का एरिया या फिर कह सकते हैं क्या क्षेत्रफल, कितना होगा, ये होता है फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो बच्चों 1/2 बेस मतलब आधार, इसे कहते हैं बेटा आधार। इस ट्रायंगल को देखो, बताओ इसका आधार कितना है, इसका आधार यहां से यहां तक कितना है 2r, तो बेस कितना आ गया 2r। अब बारी है हाइट की, हाइट इसकी हाइट कितनी है यहां से यहां तक r, तो r आ गया बेटा, 2 से 31 हो गया, r इंटू आर क्या होता है, r पे एक पावर लग जाती है स्क्वायर, और ये इसका आंसर है। क्योंकि एरिया पूछा है तो किस में आता है स्क्वायर में, तो क्या आंसर है r² सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने रहा है ये, ए ट्रेन विच इज 70 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इफ इट इज क्रॉसेस अ टनल इन 1 मिनट देन द लेंथ ऑफ द टनल इन मीटर एज। मतलब एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है 700 मीटर लंबी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दनादन चली जा रही है। अगर ये रेलगाड़ी एक सुरंग को 1 मिनट के अंदर पार करती है तो बताओ सुरंग की लंबाई क्या है। ठीक है बेटा, इसके लिए भी एक कंसेप्ट है जो आपको समझना है, और वो आप तभी समझ पाओगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जिसकी वीडियो मैं आपको इसी चैनल पे माध्यम से पहुंचाऊंगा। राइट, चलिए, तो कभी भी आप एक क्वेश्चन देखें ट्रेन का, जिंदगी में कभी भी ट्रेन का क्वेश्चन देखें तो वहां लिख दें D बराबर ST। जिंदगी में कभी भी ट्रेन का क्वेश्चन लिखे वहां लिख दें D बराबर ST, और आपका काम बढ़िया हो जाएगा, धन हो जाओगे आप। अब यहाँ D क्या है डिस्टेंस, S क्या है स्पीड, T क्या है टाइम। ठीक है, अब D, अब समझना बात को, जब वो ट्रेन टनल को पार कर रही थी तो उसको समय ज्यादा लगेगा उसको पार करने में। क्यों? क्योंकि ट्रेन लंबी है और टनल भी तो लंबा है, इसलिए जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। कब? जब ट्रेन
किसी टनल को, ट्रेन किसी टनल को मतलब सुरंग को पार करे। तो ट्रेन का मतलब ट्रेन की लंबाई और टनल मतलब टनल की लंबाई। जुड़ गई। क्यों जुड़ी? क्योंकि आप ही समझो ना, डिस्टेंस बढ़ गई ना, ट्रेन और सुरंग पार करेगा, टाइम लगेगा। अगर ट्रेन की जगह बस होगी तो जल्दी क्रॉस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बस की डिस्टेंस क्या है, कम है, और ट्रेन बड़ी है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, डी क्या होगा आपका, डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस टनल की लंबाई। अब बात करते हैं स्पीड। तो स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड क्या है? ट्रेन की स्पीड दी है आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटा। टनल की स्पीड दी है, गुफा की स्पीड दी है, गुफा चलती कहाँ है, नहीं चलती, राइट। अब टाइम, इसको समय कितना लगा, इसको समय लगा 1 मिनट। कितना लगा समय इसको समय लगा 1 मिनट। और आपसे पूछा है कितना समय लगेगा, चलो सॉरी, आपसे पूछा है टनल की लंबाई पूछी है, वो आपको निकालना है। ट्रेन की लंबाई तो आपको दी है, ट्रेन की लंबाई कितनी दी है आपको, 700 मीटर में, प्लस अब टनल की लंबाई पता नहीं है तो इसको मान लेते हैं x मीटर मान लिया, बराबर ये 72 किलोमीटर, ये क्या है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों एक चीज सिखा रहा हूं साइड से, देखना गौर से जरा। अगर हम किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो बेटा इसको चेंज करने में मल्टीप्लाई होता है 5/18 का, राइट। अब यही क्यों होता है बेटा, यहां तो नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्या है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। क्वेश्चन सीरीज में अगर हम पूरा समझाएंगे तो एक क्वेश्चन सीरीज कम से कम 10-12 घंटे की हो जाएगी, राइट। तो यहाँ केवल बता रहे हैं, इसको समझिए। किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो इंटू किसका होता है 5/18 का। मैं इस किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज कर रहा हूं मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा 5/18 का। अब मैं इस मिनट को चेंज कर रहा हूं सेकंड में, क्यों? क्योंकि ये सेकंड में है, ये भी सेकंड में, इंटू 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पूरा क्वेश्चन एक ही यूनिट में चाहिए था। यहां मीटर है तो यहां भी मीटर, यहां सेकंड है तो यहां भी सेकंड। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये 700 प्लस x, 18 एकम 18, 18 चौक 72, ये 4 बचा, और इंटू 5, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, और 20 इंटू 60 कितना होगा 1200, राइट। जरा बात को समझो, ये 1200 किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये 1200 इस दोनों के बराबर है, तो ये 700 है, तो x कितना होगा, x होगा 500। क्यों होगा बेटा, 500 और 700 कितना होता है 1200, और x आपने क्या माना था, टनल की लंबाई। ये 500 आपका क्या है, आंसर है। प्लीज नोट इट। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आपका है वो आपका है हाइट डिस्टेंस का, जिसमें लगता है ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट। तो एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये 3 ट्रायंगल हैं, और 3 ट्रायंगल, एक 30 डिग्री का, एक 60 डिग्री का, एक 45 डिग्री का, राइट। इसको कहते हैं अपन परपेंडिकुलर मतलब लंब, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं कर्ण, बेस और हाइपोटेनियस। बेटा जब 30 डिग्री का एंगल होता है तो इन तीनों लंबाइयों का अनुपात कितना होता है, 1√32। इस बात को समझो, अगर यहाँ पे 30 डिग्री का कोण है तो इन तीनों लंबाइयों का अनुपात कितना है, 1/2√3। अगर 60 डिग्री कोण है तो अनुपात कितना है, √3:1। अगर 45 डिग्री का अनुपात है तो 1/1√2। ये आपको याद करना होगा, राइट। अगर आप याद कर लोगे तो मान के चलना हाइट डिस्टेंस के कम से कम 90% क्वेश्चन बहुत ही स्पीड से हो जाएंगे आप लोगों के लेवल में, जो आते हैं वो एग्जाम में आते हैं वो, राइट। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन में है। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए ट्री इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री। जब एक पेड़ की छाया, तो पहले तो एक पेड़ बना लो। अब पेड़ की छाया पड़ेगी, कहां पड़ेगी, मान लो ये सूरज रहा, ये सूरज ही रहा, ये 1 है, ठीक है, यहां लिख दिया बात। ये सूरज रहा तो परछाई पड़ेगी, तो क्या होगा, इसकी छाया बनेगी नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। ये पेड़ की छाया है, राइट। अब वो क्या कह रहा है, जब एक पेड़ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई से √3 गुना है, जब एक पेड़ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई से कितनी गुना है, √3 गुना। और ऐसा कब होगा, तो हमें मानना पड़ेगा कि वो पेड़ की लंबाई कितनी है, 1।
और छाया कितनी है, उस 1 की √3 गुना, तो 1 की √3 कितना होगी, √3 होगी। तो बताओ क्या पूछा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, तो सूर्य का कोण पूछा है, यहाँ पे कौन सा कोण मतलब कौन सा थीटा बनेगा। तो बच्चों देखो जरा इन तीनों में से कौन सा मैच कर रहा है। मैंने इसको पलट के बनाया है, जो सीधी रेखा है लंब वो एक है, लंब एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये हो सकता है वो हो सकता है, और नीचे √3 है, तो √3 यहीं पे ही है, मतलब ये वाला फंडा लग रहा है ना। तो इसमें कोण कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ पर भी कोण कितना बनेगा, 30 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, नोट कीजिए। क्वेश्चन पे थे, एक स्कूल के 450 छात्रों में से 325 फुटबॉल खेलते हैं और 175 क्रिकेट खेलते हैं, और उसमें से 50 छात्र ऐसे हैं जो ना तो फुटबॉल खेलते ना क्रिकेट खेलते, तो कितने छात्र फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो देखो कुल छात्र कितने हैं भाई, टोटल हैं 450, इसमें से 50 ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेलते, कुछ भी नहीं खेलते, बेकार बच्चे हैं, यहाँ कुछ नहीं खेलते, क्या पता पढ़ते हो, है ना, कुछ नहीं खेलते। अगर ये कुछ खेलते ही नहीं है तो इनका नाम यहाँ है क्यों, इनसे मतलब है क्या, ना इनसे मतलब नहीं है। तो कितने बच्चों से मतलब है हमें मतलब है 450 में से 50 कम कर दो, तो कितना बचेगा, 400 बच्चे। अब ये 400 बच्चे कौन से हैं, ये 400 बच्चे वो हैं जो खेलते हैं, क्या खेलते हैं, अरे कुछ ना कुछ तो खेलते ही होंगे, या तो क्रिकेट खेलते होंगे या फुटबॉल खेलते होंगे या दोनों खेलते होंगे, ये खेलने वाले हैं बच्चे 400, राइट। अब इसमें लगता है एक फॉर्मूला, वो होता है A यूनियन B बराबर A इंटरसेक्शन प्लस B इंटरसेक्शन माइनस A इंटरसेक्शन B, राइट। A यूनियन B मतलब जो सब कुछ खेलते हैं वो खेलने वाले, इसमें सब आ जाता है, तो ये कौन आएगा, 400 आएगा। इसमें सारे आ जाते हैं जो एक खेल खेलते हैं, दोनों इकट्ठा खेलते हैं, सब इसके अंदर आ जाते हैं। अब A इंटरसेक्शन मतलब, A इंटरसेक्शन का मतलब जो केवल एक टाइप का खेल खेल रहे हैं, मान लो क्रिकेट, तो कितने लोग खेल रहे हैं क्रिकेट, तो क्रिकेट खेल रहे हैं अपने 325 प्लस B इंटरसेक्शन, तो दूसरा खेल कितना खेल रहे हैं, दूसरे खेल रहे हैं फुटबॉल 175, ओके। A इंटरसेक्शन B, दोनों के दोनों कौन खेल रहा है, तो कितने हैं इसमें, ये आपसे पूछा है। इसका मतलब है ऐसे बताओ जो क्रिकेट भी खेलते हैं और जो फुटबॉल भी खेलते हैं उसे कहते हैं A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो ये हो गए 400 और ये तुम्हारे कितने हो गए 325 और 175, कितना हो गया तुम्हारा 500, ठीक है। क्या करेंगे अपन, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस A इंटरसेक्शन B यहाँ आएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, माइनस का 100 बराबर माइनस का A इंटरसेक्शन B, ये कट गया, तो कितना आ गया 100। तो 100 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है ए मैन इज 24 ईयर ओल्ड देन हिज सन, मतलब एक आदमी की उम्र उसके लड़के की उम्र से 24 साल अधिक है, मतलब पिताजी 24 साल बड़े हैं बच्चे से, सिंपल तरीके से। इन 2 ईयर हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब 2 साल बाद उसकी उम्र, मतलब पिता की उम्र उसके लड़के से 2 गुनी हो गई। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो लड़के की वर्तमान उम्र बताओ। तो कैसे करते इस क्वेश्चन को, एज वाले समझो। तो 2 लोग हैं इसमें, एक पिताजी मतलब फादर, एक उसका प्यारा बच्चा सन। अब उसने क्या बोला, उसने कहा ए मैन इज 24 ईयर ओल्ड, एक आदमी की उम्र कितनी दी है, सॉरी एक आदमी की उम्र उसके लड़के की उम्र से 24 साल अधिक है, 24 साल अधिक है, ठीक है। तो उनकी उम्रों में अंतर कितना होगा, एक तरह से ये बोल रहा है ना 24 साल का अंतर होगा। अगर पिताजी 24 साल बड़े हैं बेटे से, तो उनमें कितने साल का अंतर है, 24 साल का अंतर है। ये बात समझ में आ रही है, पिताजी बड़े हैं बेटा छोटा है, कितना, 24 साल, राइट। आगे देखिए, इन 2 ईयर मतलब 2 साल के बाद, तो 2 साल के बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र से दुगनी है। इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 साल के बाद पिता की उम्र कितनी होगी, अभी पिता कितने के, F के, ये F और S क्या है समझना जरा, ये F क्या है, वर्तमान उम्र किसकी, पिता की, S क्या है, वर्तमान उम्र किसकी, पिता की। तो 2 साल के बाद पिता की उम्र कितनी होगी, F + 2, और 2 साल के बाद बच्चे की उम्र कितनी होगी, वो भी तो बढ़ेगा, S + 2। तो 2 साल के बाद जो पिताजी की उम्र है
वो दुगनी है किससे? बच्चे से, राइट। तो क्या पूछा है? पूछा है द प्रेजेंट एज ऑफ सन, बच्चे की उम्र पूछी है, बस हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, राइट। तो ये कितना आएगा? f प्लस 2 बराबर 2s प्लस 4, 2 2 जा 4। अब क्या करते हैं अपन, यहां से f निकाल लो। f कितना आएगा? s को उधर ले जाओ, कितना आएगा? 24 प्लस s आएगा। तो f का मान यहां पटक दो, तो f का मान कितना आएगा? 24 प्लस s प्लस 2 बराबर 2s प्लस 4। अब क्या करेंगे, इस s को कहाँ ले जाएंगे? उस तरफ। तो बेटा 2s में से गए एक s, तो क्या बचेगा? s बचेगा। बेटा 24 और तो कितने हो गए? 26 हो गए। और ये 4 इस तरफ आएगा, तो बेटा 26 में से कितने जाएंगे? 4। तो आप ही बताओ बेटा क्या बचेगा? ये बचेगा आपका 22। और s क्या है? लड़के की वर्तमान उम्र, वो आपसे पूछा है, ठीक है। तो बच्चों अभी जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग मतलब क्या है? तर्क शक्ति। आपकी बुद्धि चेक करते हैं कि चलती है कि नहीं चलती, कि जंग लग गई है इसमें, ठीक है ना। और इसका कोई वो नहीं होता, मतलब कोई फॉर्मूला हो, ये तो भाई कंसेप्ट है, नॉलेज, तर्क शक्ति है। लग जाए, नहीं लगे तो नहीं लगे, बट प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली लगती है, ठीक है। और बहुत ही ईजी टॉपिक होता है। अब इसको देखो, आपको एक तरह से पजल टाइप की, गेम टाइप का है। ये कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, या लगा दिए क्वेश्चन मार्क, और पूछा इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा और क्यों आएगा, ये आप समझना। अब देखो क्या फंडा है, पहले आप वीडियो को पॉज करो और करके देखो, अगर नहीं आता है दोबारा ऑन कर लो, ठीक है। चलो अब देखो क्या है ये, 5 और 4 9, 5 और 4 9, और 5 चौक 20, समझे। 3 8 11 और 3 अट्ठे 24, ऐसे ही 9 4 13 और 9 चौक 36। सिंपल है कि नहीं? नोट कीजिए इसको। ओके बच्चे, ये भी आपका क्वेश्चन आपका अगला आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 11, और ये भी आपका रीजनिंग में है। रीजनिंग में टॉपिक आता है एक सीरीज, उसका है, राइट। जिसकी प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपका अच्छा होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अच्छा नहीं होगा, राइट। चलिए ये देखिए क्वेश्चन को, पहले आप पॉज करिए और समझिए कैसे, ये खुद करके देखिए, अगर होता ही नहीं होता फिर देखिए। अच्छा समझा दो क्या है, ये नंबर लिखे हुए हैं, आपको बताना है नेक्स्ट नंबर क्या होगा। आप पहले करने की कोशिश करो, देन इसको करना। चलिए अगर आपने कोशिश कर ली है तो मैं इसको बताता हूं। देखो क्या फंडा हो रहा है इसमें। ये 100 है, एक छोड़ के 25 जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया? 25 जोड़ दिया। एक छोड़ के कितना जोड़ दिया? फिर से 25 जोड़ दिया, मतलब बढ़ा दिया। एक छोड़ के किया 25 बढ़ा दिया। अब एक छोड़ के क्या आएगा वो तो पूछा ही नहीं है, मतलब ये किसी काम का था ही नहीं, है ना। अब देखो 1000, ये क्या होता है? 10 का क्यूब होता है। एक छोड़ने के बाद 729 क्या होता है? 9 का क्यूब होता है। एक छोड़ के ये 512 क्या होता है? 8 का क्यूब होता है। एक छोड़ के, हाँ ये है हमारा आंसर, और यहाँ पे क्या आएगा? 7 का क्यूब। तो भाई क्यूब आपको याद करना पड़ेगा, ये होता है 343। ओके चलिए, ओके फ्रेंड्स, तो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या लिखा है? इफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 52 मीटर, अगर एक आयत की परिधि 52 मीटर है, एंड एरिया इज 160 मीटर स्क्वायर, और एरिया 160 वर्ग मीटर है, तो लंबाई बताओ। देखो रेक्टेंगल क्या होता है? ये होता है आपका प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा रेक्टेंगल, जिसमें होती है एक लंबाई और एक होती है चौड़ाई। अब उसने क्या दिया है? इसका पेरीमीटर दिया है। भाई पेरीमीटर क्या होती है? चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग, सभी साइड्स की लेंथ का एडिशन होता है आपका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? ये लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, तो क्या होगी? ये लंबाई, ये लंबाई, 2 लंबाई, ये चौड़ाई, चौड़ाई प्लस 2 चौड़ाई, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाता है? 2l + b, ये इसका फॉर्मूला है, राइट। और क्या पूछा इसमें? अच्छा दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 52 मीटर। कितना दिया हुआ है? ये आपको दिया हुआ है 52 दिया हुआ है, राइट। इसके बाद में क्या दिया हुआ है? इसका एरिया, एरिया क्या होता है? L × B। कितना दिया हुआ है? ये आपको दिया है 160 दिया है, करेक्ट है। तो सॉल्व करते हैं इसको, 2 से काटो तो कितना आएगा? ये आएगा 26 आएगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया? L × B 160, और L + B कितना मिल गया? 26 मिल गया, ठीक है ना भाई।
अब क्या कर सकते हैं, या तो अपन इसका मान रख सकते हैं। तो जब भी देखो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बने तो मुझे लगता है कि ऑप्शन से करना चाहिए, बड़ी जल्दी होगा। ऑप्शन से कैसे, इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं, मैं ऑप्शन रख रहा हूं सामने आपके। एक दिया है 25, एक दिया है 16, एक दिया है 9, एक दिया है 20, और पूछा क्या है आपसे, आयत की लंबाई, मतलब लंबाई पूछिए, लेंथ पूछिए। तो अपन लंबाई मान लेते हैं 25। अगर मैं इस लंबाई को 25 मान लूं तो चौड़ाई कितनी होगी, एक ही तो होगी, 25 और 1 26। लेकिन लंबाई इंटू चौड़ाई 25 इंटू 1 कभी भी 160 नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अगला ऑप्शन पे आते हैं। अब मैं इसकी लंबाई कितनी मानूंगा, 16 मानूंगा। अगर मैं 16 मानूंगा तो ये कितना होगा, ये मेरा होगा 10, क्योंकि 16 प्लस 10 कितना होगा 26, और 16 इंटू 10, 16 इंटू 10 कितना होगा 160, बिल्कुल होगा, मतलब मेरा आंसर क्या है, यही है। ठीक है भाई, चलो तो ओके बच्चों, ये आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी इस क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, सीरीज का। आपको ये सीरीज दी है 40, 60, 47, 53, 54, और यहाँ पे क्या आएगा, राइट। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, पहले आप करके देखो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें भी क्या है, इसमें भी एक फंडा लग रहा है आपका। कौन सा फंडा लग रहा है, एक वैल्यू छोड़ने के बाद, जैसे ये वैल्यू क्या है 40, आप एक छोड़ दो तो कितना आएगा, +7 कर दो तो क्या आएगा 47। हर एक वैल्यू छोड़ने के बाद +7 कर दो तो 47 + 7 कितना होगा 54। बट ये काम का नहीं है। अब यहां देखो ये 60 है, 60 में आप क्या करो 7 कम कर दो तो क्या आएगा 53, और 53 में एक वैल्यू छोड़ के 7 कम कर दो तो वो आपका आंसर होगा। तो क्या आंसर आएगा, 53 में से अगर 7 कम करेंगे तो आंसर आएगा 46, राइट। ये आपका आंसर है। देखिए स्क्रीनशॉट। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर आज का 14। इस पे लिखा है इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर इट बिकम 5, ओके, देन व्हाट इज द नंबर, वो नंबर क्या है। अगर किसी संख्या के घनमूल से 4 घटा दिया जाए तो हमको 5 मिलेगा, तो बताओ वो संख्या क्या है। समझो बात को कैसे करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है अगर किसी संख्या के घनमूल, अगर किसी संख्या मान ली x के घनमूल, ये लग गया मूल, लेकिन घनमूल है तो ब्रैकेट में क्या आएगा, चुन्नू सा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके घनमूल में से अगर मैं क्या करूं 4 घटाऊं, लो भैया घटा दिया जैसा कहा वैसा, तो कितना मिलेगा, बराबर क्या मिलेगा भाई 5 मिलेगा। x बताओ क्या होगा, तो सबसे पहले x निकालना है, इस 4 को उधर ले जाओ तो वहां जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा आपका 9, और यहां क्या बचेगा x, और यहां पे नीचे 3, राइट। अब मुझे चाहिए x, तो इस रूट को इस लिखना है, ये x के ऊपर जो छच लगी है इसको हटाना पड़ेगा आपको। अब ये कैसे हटेगा, तो यहाँ पे 3 है तो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर भी क्यूब और यहाँ भी लगाना पड़ेगा क्यूब। इसको कह सकते हैं क्या, दोनों जगह क्यूब लेने पर, या क्यूब रूट ऑन सॉरी क्यूब ऑन बोथ साइड। तो ये कट गया तो बचा x, और ये 9 की पावर 3 कितनी होती है 729। ये आपका आंसर है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर 15 है, और इसमें लिखा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन स्कूल ऑफ 770 स्टूडेंट इज 7:15। मतलब 770 विद्यार्थी हैं जिसमें कुछ लड़के हैं कुछ लड़की, उनका अनुपात क्या दिया है 7:15। तो कितने और लड़कों को प्रवेश दिया जाए कि अनुपात 1:1 हो जाए। बेटा 1:1 का मतलब होता है बराबर बराबर, ठीक है। तो अभी कुल कितने स्टूडेंट हैं, तो टोटल हमारे स्टूडेंट हैं 770। इनको बांटना है, लड़के अलग निकाल लो और लड़कियां अलग कर लो, मोड़ा अलग मोड़ी अलग, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है भाई, अब किस अनुपात में बांटना है भाई, ये आपको बांटना है 7:15 में। जरा चेक कर दूं मैं, समझना बात को। लड़के और लड़की, तो लड़के पहले लड़की बाद में, 7 पहले 15 बाद में। इसका मतलब कितने लड़के हैं 7, कितनी लड़कियां हैं 15। भाई कुल कितने हैं, कुल कितने हो गए, अगर 7 लड़की हैं और 15 लड़के तो कुल कितने हो गए, कुल तुम्हारे हो गए 15 और 7 22। लेकिन कुल कितने हैं 770। मेरी बात को समझो या फिर ऐसे समझ लो, कुल कितने हैं 770। अब 15 और 7 कितने हैं, कुल कितने हैं 22। तो 770 क्या हो गए, लड़के लड़की का अनुपात,
और ये भी कितने हैं 770। या फिर एक काम करो, बढ़िया आपको बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, आप क्या करो अनुपात में x लगा लो, इससे कर लो बेटर रहेगा। आप इसमें लगा दो 7x, इसमें लगा दो 15x, वरना जो सिखाने जा रहा था वो और स्पीड से था बट वो ऊपर चला जाता। ठीक है, आपका इससे काम अभी हो जाएगा, राइट। तो लड़की कितने माने 7x, लड़की कितनी मानी 15x, अनुपात में x लगा सकते हैं। तो दोनों कितने हुए, ये आपके हुए 7x प्लस 15x, टोटल कितने हुए 22x। लेकिन टोटल है कितने बच्चे 770, और दोनों बातें कैसी हैं बराबर। यहां से क्या होगा x निकल जाएगा, जरा x निकालते हैं कितना है x आपका, इसे काटते हैं जरा, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 से 70 हो जाएगा, और ये और कट के कितना आ जाएगा 35। तो x कितना आ गया 35। अब इस x का मान यहां रख दो, ये 35, और यहां भी रख दो, ये भी कितना हो गया 35। तो कितने लड़के हैं, लड़के हैं 35 इंटू 7, और कितनी लड़कियां हैं, लड़कियां हैं 15 इंटू 35, यही तो है। अब पूछा है, क्या पूछा है, इसने पूछा है इसने पूछा है आपसे कितने और लड़कों को प्रवेश किया जाए। लड़के किधर हैं, ऊपर लड़के हैं, नीचे लड़कियां हैं, तो कितने लड़के प्रवेश किए जाए, x लड़के और प्रवेश किए हैं, प्लस x कर दिया कि अनुपात कितना हो जाए 1:1। सिंपल सा फंडा है, इसको सॉल्व करना है, x निकालना है। तो 35 सत्ते तुम्हारा कितना होगा, ये तुम्हारा होगा कितना होगा 70, 210, 245, 245 होगा ये, प्लस x 1 का इंटू करो, यही आ जाएगा बराबर, ये ऊपर ले जाओ कितना आएगा ये तुम्हारा आएगा। या फिर एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही रहने दो, ठीक है, बस आप तो कैंची गुणा कर दो और मजा आ जाएगा आपको। 35 इंटू 7 प्लस x बराबर 15 इंटू 35। अब एक क्या करो, अब इसको उधर ले जाओ, तो x बराबर 15 इंटू 35 माइनस 7 इंटू 35। मैं आपको बता रहा हूं मल्टीप्लाई से, यहां क्या करो आप 35 कॉमन ले लो, तो 35 कॉमन लेने पे क्या बचेगा 15 माइनस 7 बचेगा, तो क्या आ जाएगा 35 इंटू 8, और 35 अट्ठे कितना होगा, ये आपका होगा 280। इसका मतलब कितने लड़के और जोड़े 280 लड़के और जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा आपका इनका अनुपात क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नोट करो इसको। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपसे पूछा है इन ए कोड लैंग्वेज इफ पोस्ट इज कोडेड एस, एक वैल्यू दी है, ठीक है, OQN PR TDF जो भी है, मतलब सिंपल फंडा है, पोस्ट को इसमें कोड किया है, पोस्ट को इसमें कोड किया है, तो टाइप को किसमें कोड करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन रीजनिंग का है, तो बहुत सिंपल फंडा है, देखो जरा, ये 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब 2 का जोड़ा बनेगा, राइट। अब जोड़ा कैसा है देखो, OPQ ABCD तो है, NOP RSP ऐसे चल रहा है ये, ठीक है, DEF मतलब ये बीच में आ रहा है इन दोनों के, O बीच में आता है इन दोनों के, S बीच में आता है इन दोनों के, E बीच में आता है इन दोनों के। तो वैसे ही T किसके बीच में आता है, T बीच में किसके आता है, T बीच में आता है STU। Y किसके बीच में आता है, Y बीच में आता है XYZ। P किसके बीच में आता है, P आता है OPQ। E किस बीच में आता है, DEF। तो ये बन गया आपका कोड, सिंपल था ना। चलिए ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या है 17 में, ये क्वेश्चन आपका है डिस्टेंस का, और डिस्टेंस एंड क्या बोलते हैं डायरेक्शन का। ओके, तो क्या है इसके अंदर, मिलन गोस 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब मिलन 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है। मिलन, ये अपना एक बंदा है मिलन, इसको मान लिया यहाँ पर है, ये कहाँ जा रहा है इसकी जरूरत नहीं है, ये ऊपर जा रहा है, कितना जा रहा है 30 मीटर, कहाँ पे गया उत्तर की ओर, क्योंकि ऊपर क्या होता है उत्तर होता है।
इसके बाद दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ गया और दाएं मुड़ के चला कितना 40 मीटर। देन ये चला कितना 40 मीटर। देन इसके बाद क्या हुआ, इसके पश्चात पुनः दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर दोबारा मुड़ा और चला कितना 20 मीटर। ध्यान रखना ये अगर 30 है तो 20 से क्या होगा, कमी होगा। ओके, इसके बाद पुनः दाएं मुड़ता है और 40 चढ़ता है, तो दायां कहां होगा, इस तरफ। इस बार दायां कहां होगा, इस बार दायां होगा इस तरफ और चला कितना 40। अगर ये 40 है ये भी कितना होगा 40, तो मिलन यहां पे आ चुका है अभी, राइट। वह अपने मूल स्थान से कितने मीटर पर है, वह अपने मूल स्थान से कितने मीटर पे है। ये मूल स्थान है, अब ये यहां पर है तो ये दूरी पूछिए, राइट। तो ये 20 है, ये 20 है, ये पूरा 30 है। अगर ये पूरा 30 है, अगर ये पूरा 30 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा, ये होगा 10। करेक्ट है, तो क्या आंसर है इसका 10 मीटर। ओके, नोट इट। तो गाइस अभी शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18, राइट। तो इस 18 क्वेश्चन थोड़ा सा अजीबोगरीब क्वेश्चन है और देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर आकर है क्या। इस क्वेश्चन में लिखा है इन द फॉलोइंग नंबर काउंट ईच 7, निम्न संख्या में से 7 की गणना कीजिए। मतलब हमें किसकी गणना करनी है, 7 की गणना करनी है। मतलब 7 को गिनना है, ये 7 है, ये 7 है, ये 7, इनको गिनना है, लेकिन सभी 7 को गिनना है ना। एक कंडीशन है, पढ़ते हैं आगे। विच इज नॉट इमीडिएटली प्रोसीड बाय 5, ऐसे 7 को गिनना है जो इमीडिएटली 5 के बाद नहीं आए। ऐसे 7 को गिनना है जो इमीडिएटली 5 के बाद नहीं आए। समझो बात को, ऐसे 7 को गिनना है जो इमीडिएटली 5 के बाद नहीं आए। मतलब ऐसे 7 को गिन सकते हो जो 4 के बाद आए, जो 8 के बाद आए, जो 9 के बाद आए, लेकिन ऐसे 7 को नहीं गिनना जो 5 के बाद आए। ठीक है, लेकिन आगे लिखा है बट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय आइदर 2 और 3, लेकिन वो 2 या फिर 3 के बाद आ सकता है। मतलब ऐसे 7 को गिनो जो 5 के बाद तो नहीं, लेकिन 2 या 3 में किसी भी एक नंबर के बाद आ सकता है। आइए चेक करते हैं। इसमें सबके पहले 7 को देख लेते हैं। ये 7 है, 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 ये सारे 7 है। इस पर क्यों अलग से अपन ने गोला लगा दिया, रफ कर देते हैं। अब ऐसे 7 नहीं गिनने जिनसे ठीक पहले 5 है। इससे ठीक पहले 5 है, मतलब इसको नहीं गिनेंगे। इससे ठीक पहले 5 है, इसको भी नहीं गिनेंगे। इससे ठीक पहले 5 है क्या, नहीं, इसको गिन सकते हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन, उससे ठीक पहले क्या हो 3 या 2, तो इससे ठीक पहले क्या है 3, तो बिल्कुल इस वाले पेयर को अपन लेंगे, राइट। इसके बाद देखो जरा, इसके बाद यहां देखो, यहां पे 5 है, यहां पे 5 है, तो इसका मतलब इसको अपन नहीं काउंट करेंगे। अब देखो यहां पे इमीडिएटली नॉट फॉलोड बाय 5 बट फॉलोड बाय आइदर 2 और 3, 2 या 3 के बाद आए वो। ठीक है, अब इसको देखो जरा, तो ये 7 2 के बाद आ रहा है, मतलब इसको अपन लेंगे क्योंकि 2 अपने इसके अंदर है। इसको देखो, इसको लेंगे क्या, इसको भी अपन नहीं लेंगे क्योंकि वो 2 से पहले नहीं आ रहा। 2 या 3 से पहले आए तो कंडीशन फॉलो है, नहीं है। तो कितने नंबर है हमारे, कितने 7 है, केवल एक 7 और 2 7। तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है 2 7 ऐसे हैं जो 5 के बाद, 5 से बाद नहीं आते और 2 या 3 के बाद आते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो अगला क्वेश्चन आपका बेस्ड है कैलेंडर पे, राइट। अब इस कैलेंडर की तो मेरे पास इतनी खतरनाक ट्रिक है, बेहतरीन ट्रिक है कि आपसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और आप मुझे डेट ऑफ बर्थ बोलोगे ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मैं तुरंत 1-2 सेकंड के अंदर बिना कुछ ज़्यादा लिखे पढ़े, बिना कुछ लिखे इसका आंसर आपको दे दूंगा। आप मेरे से बोलोगे कि मैं इस दिन पैदा हुआ था, मैं बोल दूंगा इस दिन आपका शुक्रवार है, इस दिन पैदा हुआ था, इस दिन गुरुवार है, आराम से तुरंत। बट अभी यहाँ पे ही बताना मुश्किल होगा। हाँ, कैलेंडर की वीडियो मैं डेफिनेटली इसमें डालूंगा, बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और तभी वो वीडियो आपके पास पहुँच पाएगी, राइट। चलिए, तो फिलहाल मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन कैसे होगा वो।
क्वेश्चन आपको दिया है May 6, 1993। May 6, 1993 को क्या है आपका थर्सडे दिया हुआ है। क्या दिया है? गुरुवार दिया हुआ है आपको। गुरुवार ही थर्सडे होता है, हाँ बिल्कुल, गुरुवार आपको दिया हुआ है। ओके, May 6, 1993। ओके, और May 6, 1993 को वाकई गुरुवार ही होता है, राइट। और आपसे पूछा है 5 मई 1992 को क्या है? 5 मई 1992 को क्या है? यही पूछा है, 5 मई 1992 को कौन सा दिन पड़ेगा? तो भाई ये वाकई में सही है। इसका मतलब यहां पर भी क्या है, एक सही आपका डे आएगा। तो 5 मई 1992 को पड़ता है आपका ट्यूसडे। क्या पड़ता है? ट्यूसडे, बिल्कुल। जितना टाइम मैंने दिया है उतना ही टाइम आपको लगेगा, करेक्ट है। चलिए नोट कीजिए इसको, बट इसको समझने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब हमारी वीडियोस पे अपलोड हो जाएगी कैलेंडर की। अब हम क्वेश्चन 20 पे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये आपके सामने है, जिसमें लिखा हुआ है 4 horses are tethered at 4 corners of a square field of a side 70 मीटर। मतलब 4 घोड़ों को 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के 4 कोनों में रस्सी से इस प्रकार बांधा जाता है कि so that they just cannot reach one another। मतलब वो एक दूसरे के पास ना आ सकें। The area left ungrazed by the horses। वो एरिया बताओ जो घोड़े ना चढ़ पाए। जरा सिंपल तरीके से समझो। इसने कहा एक खेत है, और कैसा खेत है? वर्गाकार, मतलब स्क्वायर शेप का। स्क्वायर शेप मतलब इसकी चारों भुजा कैसी होती है? बराबर होती है। और इसकी एक भुजा कितनी दी है? 70। अगर ये 70 तो बाकी सब भी कितनी होंगी? 70 होंगी। ओके, चलिए अब मैंने क्या किए, 4 कोनों पे घोड़े बांध दिए, रस्सी से बांध दिए, ठीक है। अब रस्सी की लंबाई कितनी होगी? तो सुनो गौर से, ये एक दूसरे को टच ना कर पाए, तो ये 70 है पूरा। इसका मिड पॉइंट क्या होगा? इसका मिड पॉइंट होगा यहाँ पे कहीं बीच में। अगर ये इस लाइन का मिड पॉइंट है, बीच का बिंदु है, तो ये 35 होगा, और ये भी कितना होगा? 35 होगा, राइट। इसका मतलब अगर मैं घोड़े को इतनी बड़ी रस्सी दूंगा, और मान के चलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे घास लगी हुई है, यहाँ पे चारों तरफ क्या लगी हुई है? यहाँ पे चारों तरफ घास है, क्योंकि खेत है ना अपना ये, इसलिए ये चारों तरफ घास है, ठीक है। अब मैंने घोड़ा बांध दिया यहाँ पे। अब ये इतनी बड़ी रस्सी है, तो घोड़ा कहाँ तक की खाएगा? घास खाएगा, यहाँ तक की घास खा पाएगा। एक घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है, तो वो यहाँ तक की घास खा पाएगा। एक घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है, तो वो इतने एरिया की घास खा पाएगा। एक यहाँ बंधा हुआ है, तो वो इतने एरिया की घास खा पाएगा। तो कौन सा एरिया है जो घोड़े नहीं खा पाए? ये बीच वाला एरिया। तो ये एरिया निकालना है, ये क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा समझो। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इसके लिए कि सर्कल का एरिया क्या होता है। सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया, एक सर्कल का एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, राइट। अगर आप समझेंगे बात को, अगर मैं एक सर्कल के अंदर, ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, अगर मैं सर्कल के 4 हिस्से करूं, तो इस एक हिस्से को कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं, राइट। अब ये कितने डिग्री का है? ये है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो इसका एरिया कितना होगा 90 डिग्री का? तो इसके लिए फॉर्मूला फिर अलग हो जाता है। अगर आप किसी सेक्टर का एरिया निकालते हो, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर के अलावा हो जाता है थीटा अपॉन 360, ये हो जाता है, राइट। तो मुझे करना क्या है? मुझे इस 20 वाले हिस्से का एरिया निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? सुनो गौर से। मैं इस पूरे खेत में से जितना जितना घास खाया है उसको कर दूंगा माइनस। अगर मैं पूरे खेत में से जो घास खाई है उसको माइनस कर दूं, तो क्या बचेगा? बीच का हिस्सा बचेगा। तो पूरा खेत कैसा है? स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग का एरिया निकालना पड़ेगा। या पूरे खेत का, ऐसे लिखता हूं ना, ऐसे लिखता हूं, पूरे खेत का क्षेत्रफल मतलब एरिया माइनस वो एरिया जो घोड़े घास खा चुके हैं, तो वो एरिया निकालना पड़ेगा। अब समझो बात को, इसको ले लेते हैं अपन, या फिर इसको ले लो। तो ये वास्तव में जो एरिया है ना, अगर मैं इसको पूरा करूं तो पता है क्या बनेगा? ये
ये बनेगा एक सर्कल। क्या बनेगा? सर्कल। और ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। तो मुझे इसका एरिया निकालना है, तो ये सेक्टर ही तो है। और इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होगा, ये क्या है? वो एरिया जो घोड़ों ने खाया है या चरा है। ठीक है, तो पूरे खेत का एरिया, पूरा खेत तो वर्ग है, और वर्ग का एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है? 70, तो ये आ गया 70 का स्क्वायर, माइनस घोड़े ने कितना एरिया चरा है। तो घोड़े ने इस टाइप के 4 एरिया चरे हैं, तो एक का निकाल लो और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो चारों को आ जाएगा। तो एक का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। अब थीटा कितना है? थीटा है तुम्हारा 90। अब ये किसका आ गया? ये एक का है। ये किसका है? ये एक का, एक घोड़े ने खाया है। तो 4 घोड़े ने कितना खाया है? 1 2 3 4, तो इंटू कर दो 4 का। और आपको पता होना चाहिए पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब चक्कर क्या है? ये आर कितना है? समझो बात को। आर आपका कितना है? 35 होगा। आर कितना होगा? 35, क्योंकि सेंटर से सर्कल के बाहर की दूरी क्या कहलाती है? आर। तो ये आर हुआ ना। आर कितना हो गया? 35। तो आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा? आर स्क्वायर की जगह आएगा 35 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। 70 का स्क्वायर कितना होता है? 4900 माइनस 90 एकम 90, 90 चौक, और 4 से कट गया 4। क्या बचा? 22/60 इंटू 35 का स्क्वायर, मतलब 35 इंटू 35। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो कितना आएगा ये? 22 पंजे होता है 110, और 35 इंटू 110 तुम्हारा कितना होगा? 35 और 35, ये तुम्हारा होगा 3850। कितना होगा? 3850। तो 4900 में से कितना गया? 3850। तो कितना बचेगा आपका? ये 0, 10 में से 5 गए, 5 बचेगा, 8 में से 8 गए तो 0 बचेगा, और 3 में 4 में से 1 बचेगा। तो क्या आंसर आएगा? 1050। 1050 वर्ग मीटर है बीज का, जो घोड़ों द्वारा अभी तक नहीं खाया गया। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसको अगर समझ नहीं पाए हो तो वीडियो को दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, जिसमें लिखा हुआ है द एज ऑफ ए फादर 10 ईयर एगो वॉज थ्राइस द एज ऑफ ए सन। मीन्स एक पिता की आयु 10 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। देखो, जब भी एज का क्वेश्चन आए और पिता पुत्र का आए, तो हमेशा मानते क्या है? हमेशा मानते हैं वर्तमान एज। तो मैंने मान लिया जो पिताजी हमारे हैं, जिनको इंग्लिश में कहते हैं फादर, उनकी प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु क्या है? एफ है। और जो उसके बच्चे हैं, जिसको कहते हैं हिंदी में सन, पुत्र को, उसकी वर्तमान आयु कितनी है? उसकी वर्तमान आयु है एस। राइट। अब एक पिता की आयु 10 वर्ष पहले, तो पिताजी आज एफ के हैं, 10 साल पहले कितने के होंगे? 10 साल पहले होंगे f-10 के होंगे। राइट। एक पिता की आयु 10 साल पहले उसके पुत्र की आयु से, और 10 साल पहले उसका पुत्र भी कितने का होगा? 10 साल पहले उसका पुत्र भी होगा s-10 का। लेकिन उस समय जो पिता की आयु है, उस समय की पुत्र की आयु से तिगनी थी। तो पिताजी क्या थे? 3 गुने थे। किससे? पुत्र से। राइट। आगे पढ़ते हैं। 10 ईयर हेंस द फादर एज विल बी ट्वाइस। 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद पिताजी कितने के हो जाएंगे? 10 वर्ष के बाद पिताजी हो जाएंगे f+10 के। राइट। और पुत्र भी कितना हो जाएगा? s+10 का। तो 10 साल के बाद जो पिताजी है वो क्या है? दुगने हो गए। किससे? बेटे से। ओके, तो इनके वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है, पिता और बेटे के वर्तमान आयु का अनुपात। राइट, अभी निकाल लेते हैं इसको। तो पहले क्या करेंगे अपन? इसको मल्टीप्लाई कर दो। f-10 बराबर 3s-30। ठीक है, इस 3s को उधर ले आओ तो बन जाएगा f-3s। इस 10 को उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 30 और प्लस का 10 क्या आएगा? माइनस का 20 आ जाएगा। अब यहां आ जाओ, ये बन जाएगा तुम्हारा समीकरण 1। अब यहां पे सिंपल मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो f+10 बराबर 2 × s करो तो 2s और +20। राइट, 2s को उधर लेके आओ तो f-20
2s बराबर 10 को उधर ले जाओ तो 20 में से गए 10, क्या बचेगा 10। ये बन गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से, विलोपन विधि से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप क्या करो, f की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से f की वैल्यू रख दो तो आ जाएगा, या विलोपन विधि लगा देते हैं, कोई एक ही बात है, कुछ भी कर सकते हो आप। तो इसको रखते हैं नीचे इसके f माइनस 2s बराबर प्लस का 10, ठीक है। विलोपन विधि में क्या होगा, आप यहाँ साइन चेंज कर दो, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये उड़ जाएगा। ये माइनस का 3s, ये प्लस का 2s, तो क्या बचेगा आपका माइनस का s बराबर, ये माइनस का 20, ये माइनस का 10, तो क्या हो जाएगा माइनस का 30। ये कट्टिस पिट्टिस, तो s कितना आ गया 30, मतलब बच्चे की उम्र क्या थी 30 थी। अब s का मान कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो s का मान। अगर मैं यहाँ s की जगह 30 रखता हूं तो 30 दूनी कितना होगा 60, तो f माइनस 60 बराबर क्या होगा 10। इसको उधर ले जाओ तो f कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो ये आ गई आपकी क्या, पिता की उम्र और बेटे की उम्र, राइट। नोट कीजिए इसको। ओके, तो अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, और 22 क्वेश्चन आपका है पाइप टंकी पर, राइट। तो क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में है एक टंकी को एक नल द्वारा 20 मिनट में तथा दूसरे नल द्वारा 25 मिनट में भरा जा सकता है, ठीक है ना। मतलब एक नल है, पहला नल है, इसको मान लिए पहला नल, ये 20 मिनट में क्या कर सकता है, टंकी को भर सकता है, इतनी क्षमता है इसके अंदर। और दूसरा 25 मिनट में भर सकता है। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 100, राइट। तो 20, ठीक है, ये 100 क्या है वाकई में, ये 100 है कैपेसिटी। ये क्या है कैपेसिटी, टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता या टंकी की धारिता, कुछ भी कह सकते हो। सिंपल कहें तो टंकी कितने लीटर की है, तो ऐसे मान लो टंकी 100 लीटर की है। अब समझो बात को, अगर 20 मिनट में टंकी 20 मिनट में किसी टंकी में 100 लीटर पानी आ रहा है, तो 1 मिनट में कितना आएगा, 1 मिनट में आएगा 5 लीटर, ठीक है। लेकिन लीटर नहीं, 5 लिखते हैं। और ये 5 क्या है, पहले नल की क्षमता, कार्य क्षमता, ये क्षमता नहीं, ये मजा नहीं आएगा, क्षमता कैपेसिटी है ये, ठीक है ना। ये टंकी कितने लीटर की है, ये है वाकई में क्षमता, इसे कहते हैं कार्य क्षमता। ओके, सेम इसकी निकाल लो। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, 100 में डिवाइड किया 20 का, तो 100 में डिवाइड किया 25 का, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये 4 क्या है, क्षमता, किसकी क्षमता है, दूसरे नल की क्षमता है, ठीक है भाई। अब उसने कहा 5 मिनट तक दोनों नलों को चलाओ। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 मिनट में कितना पानी आएगा 5 लीटर, ए समझो आप। इसमें 1 मिनट कितना पानी आएगा 4 लीटर। तो दोनों नलों को 5 + 4, दोनों नलों से 1 मिनट में कितना पानी आएगा 5 × 4 = 9। अगर मैं दोनों नलों को एक साथ खोल दूं तो 1 से पानी 5 आएगा, 1 से 4 आएगा, और दोनों से कितना आएगा 9 आएगा। इन्हें कब तक खोला, इन्हें खोला 5 मिनट तक। तो देखते हैं टंकी में कितना पानी आएगा। 1 मिनट में 9 पानी, और 5 मिनट में कितना पानी आ गया 45 पानी आ गया। इसके बाद क्या किया, इसके बाद हमने दूसरे को बंद कर दिया। दूसरा कौन सा नल है, ये, इसको बंद कर दिया। इससे कितना पानी आ रहा था 4, ये बंद कर दिया। अगर ये बंद कर दिया मैंने, तो अभी टंकी भरने में कुछ कसर बाकी है। हाँ, 100 में से 45 टंकी भर चुकी, तो कितनी बची है 55 टंकी बची है। अब इस 55 टंकी को कौन भरेगा, इस 55 टंकी को केवल भरेगा पाइप ए, जिससे कितना पानी आता है 5 आता है। तो 55 बटे कर दो 5, कितना आएगा 11। इसका मतलब 11 मिनट और लग जाएंगे बची हुई टंकी को भरने में, ठीक है। 5 मिनट ये लगे और 11 मिनट और लगे। अगर आपसे पूछे कुल समय कितना लगा, तो कुल समय लगा 11 मिनट, 5 मिनट 16 मिनट। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कितने और अधिक मिनटों में टंकी पूरी भर जाएगी, तो 11 अधिक मिनटों में टंकी पूरी भर जाएगी। ओके, नॉट इट। ओके गाइस, तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें लिखा है सोमवार और बुधवार, मतलब मंडे और वेडनेसडे का एवरेज टेम्परेचर 37 डिग्री है। ओके, मंडे और वेडनेसडे का एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज दोनों को जोड़ दो, कितनों को जोड़ा 2 को, तो डिवाइड 2। तो ये है मंडे और वेडनेसडे का एवरेज। और कितना दिया है ये दिया है आपको 37 डिग्री, राइट। ट्यूसडे और थर्सडे, मतलब मंगलवार गुरुवार का एवरेज टेम्परेचर, औसत तापमान दिया है 34। तो ट्यूसडे और क्या है थर्सडे, 1 मिनट रुको,
मैंने कुछ गलत कर दिया, ये लिखा है मंडे से वेडनेसडे, सॉरी ये मंडे और वेडनेसडे नहीं है, मंडे से वेडनेसडे। तो इसमें क्या आएगा, मंडे से वेडनेसडे क्या होता है, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे। अब ये 3 हो गए तो नीचे क्या आएगा, 3। मैंने क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं था, ठीक है, तो क्वेश्चन को सही से पढ़ना चाहिए। तो मंडे से वेडनेसडे तक मतलब ट्यूसडे भी आएगा। इसका एवरेज टेम्परेचर कितना है 37, औसत तापमान है 37। ओके, फिर लिखा है ट्यूसडे से थर्सडे तक, इसको ऐसे कर देता हूं, ट्यूसडे से, तो ट्यूसडे आएगा फिर क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा फिर क्या आएगा, थर्सडे। ट्यूसडे से थर्सडे तक का एवरेज तो डिवाइड होगा 3। कितना दिया है, ये आपको दिया है, आपको कितना दिया है 34 डिग्री, कितना दिया है 34 डिग्री, ठीक है। फिर लिखा है इफ द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे वाज 4/5, दिया है, क्या दिया है, थर्सडे का टेम्परेचर कितना है 4/5 दैट ऑफ मंडे। थर्सडे का टेम्परेचर कितना है 4 और 5, किससे, मंडे का, किसका, मंडे का। ये लिखा है ना, हिंदी में पढ़ देता हूं, गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का, गुरुवार का तापमान, सोमवार मतलब मंडे के तापमान का कितना है 4/5 है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और पूछा क्या है, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे, थर्सडे का टेम्परेचर कितना है, थर्सडे का टेम्परेचर कितना है। तो कैसे होगा देखो, सबसे पहले इस 3 को ऊपर ले जाओ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे। कितना मिलेगा ये आपको, 7 × 21 ऐसे लगी 2 3 9 11, कितना आ जाएगा 111 आ जाएगा। सही किया है ना, 7 × 21 2, हाँ बिल्कुल। ऐसे 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करो तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे। ये कितना आएगा आपका 4 × 12, हाथ से लगी 1 9 10 102 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन इन दोनों को कर देंगे माइनस, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने से पता है क्या होगा, माइनस करने से ट्यूसडे वेडनेसडे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। करते हैं माइनस, अगर मैं मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे बराबर 111 को, और ट्यूसडे प्लस, इसको मैं पलट के लिख रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैं अलग तरीके लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं ऐसे में, ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को लिखा ट्यूसडे के नीचे, वेडनेसडे को लिखा वेडनेसडे के नीचे, बस थर्सडे को मैंने पहले लिख दिया। कोई फर्क पड़ेगा इससे, नहीं पड़ेगा, थर्सडे को मैंने लिख दिया पहले, एक ही बात है। और बराबर क्या है 102। अब क्या करेंगे, माइनस करना है तो माइनस 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 माइनस, तो क्या होगा इससे, ये कट गया ये कट गया, तो क्या आएगा मंडे माइनस थर्सडे बराबर कितना आएगा, ये आपका आएगा 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, एक रिलेशन मिल जाएगा मंडे ट्यूसडे थर्सडे का। क्या मिलेगा, जो थर्सडे है वो कितना है, जो थर्सडे है वो क्या है 4/5 मंडे का। अच्छा, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है गुरुवार का तापमान। अगर गुरुवार का तापमान निकालना है तो आप मंडे निकाल लो। मंडे कैसे निकालोगे आप, ये 5 जाएगा ऊपर 4 जाएगा नीचे, तो मंडे कितना आएगा, मंडे आ गया 5 × थर्सडे अपॉन 4। इसका मान मंडे का यहाँ रख दो, तो इसका मान यहां रखेंगे तो क्या आएगा 5 × थर्सडे अपॉन 4 माइनस थर्सडे इजिकल टू 9। अब आपको एलसीएम लेना है, आपका आंसर आने वाला है बस, ठीक है ना। तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा 5 थर्सडे माइनस 4 थर्सडे अपॉन 4 बराबर 9। ये ऊपर जाएगा, 5 में से के 4 बचेगा केवल थर्सडे, तो कितना आएगा 9 × 36 ये आएगा, ठीक है। इसको अपन और आसानी से भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मैंने वो ट्रिक बताई नहीं, क्योंकि अगर मैं वो बताता तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको, अभी ये समझिए, और अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए कि सर शॉर्ट ट्रिक बताओ, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोल रहा है एक लड़के से, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक लड़के से एक निश्चित संख्या 24 से गुणा करने के लिए कहा गया। एक लड़के से कहा है कोई संख्या में 25 का 25 का मल्टीप्लाई करो, 24 नहीं 25 है, मतलब एक संख्या थी x, एक लड़के से कहा कि चलो इसमें 25 का मल्टीप्लाई करो, तो उसने कर दिया 25 का मल्टीप्लाई, ये उसे करने को कहा गया। लेकिन उसने क्या किया, वैसे
52 से गुणा कर देता है। करना था ये, मतलब ये करना था, वो कर क्या दिया, इसकी जगह इसने इसका उल्टा पलट के 52 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, गलत देख लिया उसने और गलती से क्या कर दी उसने, मिस्टेक कर दी। राइट, करना था ये, वो ये गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तथा सही उत्तर से 324 अधिक प्राप्त हुआ। भाई सही बात है, अगर तुम 25 की जगह 52 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 की जगह 52 से मल्टीप्लाई करोगे तो उत्तर गलत तो आएगा लेकिन बड़ा आएगा। कितना बड़ा आया, 324 बड़ा आया। अब ये बड़ा कैसे पता पड़ा, ठीक है ना, बड़ा पता पड़ता है अंतर से। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कि माना पिताजी की उम्र है 40, बेटा है 18 का, तो बताओ पिताजी कितने बड़े हैं। तो कैसे करना पड़ेगा आपको, पिताजी की एज माइनस बेटे की एज, तो 40 माइनस 18 आ जाएगा 22। तो ऐसे ही जो गलत उत्तर है वो कितना बड़ा है, ये आपका है 324 बड़ा है। राइट, तो द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड वॉज, जो नंबर था, वो संख्या थी, वो क्या थी, जिससे गुणा किया वो संख्या क्या थी, ये निकालना है। चलो तो सिंपल है, माइनस करना है आपको। तो 52x माइनस कर दो 25x से, तो कितनी गलती हुई, 324 आ जाएगा आंसर। तो 52 में से गए 25, कितना बचेगा, 27x बराबर 324। इसे 9 से काटते हैं, 9 3 27 और 9 3 27, कितना बचेगा 5, 9 3 54, 3 से काटें कितना आएगा, 12 आएगा। तो वो संख्या क्या थी, वो संख्या थी 12। राइट, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करना था 25 से, लेकिन वो 12 से मल्टीप्लाई करता है 52 से, जिससे जो सही उत्तर था उससे उत्तर 324 अधिक आ जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, 12। ओके, तो 25 क्वेश्चन ये आपका BHU का लास्ट क्वेश्चन पेपर का। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोटा है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है 2 अंकों की संख्या ऐसी है कि अंकों का गुणनफल 8 है। जब 18 को संख्या में जोड़ा जाता है अंक उलट जाते हैं। समझना बात को, देखो ये क्वेश्चन ना ऑप्शन से करोगे तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन क्या दिए आपको, 18, 24, 81, 42, बहुत ही जल्दी होगा ये क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का है। ओके, तो दो अंकों की ऐसी संख्या, ये ऑप्शन है, और सारी की सारी संख्या कैसी है, 2 अंकों की है, 2 अंकों की, 2 अंकों की, 2 अंकों की, 2 अंकों की, 2 अंकों की ऐसी संख्या कि अंकों का गुणनफल, इनका आपस में गुणनफल कितना आए, 8 आए। जरा करके दे गुणनफल अंकों का, अगर मैं 8 गुणा 1 करूं तो 8 आएगा, 4 गुणा 2 करूं तो 8 आएगा, 8 गुणा 1 करूं तो 8 आएगा, और 4 गुणा 2 करूं तो 8 आएगा। मतलब यहां पे मेरे ऑप्शन क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, जब ओके अभी तो फेल हो गया, बट अभी क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, खत्म थोड़ी हुआ है। जब 18 को संख्या में जोड़ा जाता है, राइट, तो इससे तो काम हुआ नहीं, ये सब बराबर है। अब क्या करना है, जब 18 को संख्या में जोड़ा जाता है, जोड़ दिया, तो अंक उलट जाते हैं, पलट जाते हैं। देखो 18 18 कितने हो गए, 36। क्या ये पलट गए क्या आपस में, क्या अंक पलट गए, क्या 18 का 81 हो गया, नहीं हुआ। 18 जोड़ने पे क्या हुआ, 8 4 12 हासिल लगी 1 42। क्या अंक पलट गए, जल्दी बताओ, हाँ बिल्कुल पलट गए। 24 का क्या हो गया, 42 हो गया। तो ये करने का बहुत ही आसान तरीका था। तो ये आपके खत्म हो गए सारे के सारे BHU के 25 क्वेश्चन 2018 के कंप्लीट विद ट्रिक एंड सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में एक बार जरूर देखें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे आने वाले सारे के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।